हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट का, जहां पर मैं मंजूषा तिवारी आज से आपके फिजिक्स क्लास शुरू करने जा रही हूं। तो आज मैंने जिस चैप्टर को लिया है वो चैप्टर है प्रकाश, जो कि क्लास 10th के स्टैंडर्ड पर मैं आज पढ़ाने जा रही हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं 10th के ही क्लासेस लूँगी, मैं 10th से लेकर पूरे 12th तक की क्लासेस लूँगी। तो चलिए आज मैं शुरू करती हूँ लाइट को। तो लाइट को शुरू करने से पहले आप सभी जान लीजिए कि लाइट वास्तविक रूप से है क्या। ठीक है, तो लाइट के बारे में तो आप बचपन से ही जानते आए हो कि प्रकाश क्या होती है। जी हाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को एक संवेदना प्रदान करती है, जिसकी सहायता से हम अपने आसपास की समस्त वस्तुओं को देख पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर ये प्रकाश ही न रहे तो क्या हमें अपने आसपास की कुछ भी वस्तुएं हमें दिखाई देंगी? जी नहीं, हम एक अंधे की भांति ही रह जाएंगे। मीन्स कहने का ये सेंस है कि अगर हमारे आसपास प्रकाश ही ना मिले तो हमारा जीवन ही की भांति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने आसपास की कुछ वस्तुएं ही दिखाई नहीं देंगी। तो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन के लिए प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। चलिए तब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। तो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रकाश के गुणों की बात करने। तो पहले गुण की अगर हम बात करें तो प्रकाश जो होती है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं? तो जान लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिन्हें चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये किसी भी माध्यम में चल सकती हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये वहां पर भी चल सकती हैं जहां पर वायु उपस्थित न हो। जी हाँ, मेरे कहने का सेंस ये है कि ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं लाइट की। देखिए, जो प्रकाश होती है ये जाने को तो वायु में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, और अन्य माध्यम जैसे हुआ हमारा जल, जैसे हुआ कांच, ये अन्य माध्यम में भी क्या हो सकती है? चल सकती है। तो जान लीजिए कि जब बात करते हैं हम प्रकाश की चाल किसमें, वायु में या निर्वात में, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। लेकिन अगर हम अन्य माध्यम की बात करें, जैसे हुआ कांच, जैसे हुआ जल, तो इस विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है ये भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट अब हम इसके अन्य पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये कह सकते हैं, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी मानी जाती है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें अन्य गुणों की। तो देखिए, प्रकाश के पास ड्यूअल नेचर होते हैं, मतलब प्रकाश को हम पार्टिकल्स के भी फॉर्म में कह सकते हैं और प्रकाश को हम वेव्स के भी रूप में कह सकते हैं। कैसे? आप अपने निजी लाइफ में ही प्रैक्टिकल देख सकते हो कि मान लीजिए आप किसी बंद कमरे में हो और उस बंद कमरे में कहीं पर होल हो, तो वहां से जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो आप देखते हो कि कुछ धूल कण उसके साथ साथ आते हैं। जी हाँ, उसी को कहा गया है पार्टिकल्स। मीन्स प्रकाश जो होती है ये पार्टिकल्स के भी रूप में होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं तो आप देखते हैं कि जो प्रकाश आती है एकदम सीधे, तो कह सकते हैं कि ये वेव्स के रूप में भी होकर चलती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें कि प्रकाश किस रूप में चलती है। तो अभी तो जस्ट बताया गया कि प्रकाश वेव्स के रूप में भी चलती है। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम बोलने जा रहे हैं कि जो प्रकाश होती है ये एकदम सीधे मार्ग में ही गति करती है, ये एकदम सीधे ही क्या होती है? चलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसके अन्य प्रॉपर्टी की बात करें तो कह सकते हैं कि यदि किसी सरफेस पर, ठीक है, यदि किसी सरफेस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वहां पर 2 घटनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल रखा गया हो, ठीक है, हमारे पास एकदम एक चिकना टेबल रखा गया हो, तो जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होंगी? हमारी आंखों पर भी पड़ेंगी। जाहिर सी बात है कि आपकी आंखों से कोई भी वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती हैं? जब उस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उस वस्तु से वो प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आती हैं, जिसके कारण आपको वस्तुएं आसानी से दिखाई पड़ती हैं। तो ये अपवर्तन की घटना हो चाहे प्रकाश के परावर्तन की घटना हो, ये हमारी आंखों पर भी होती हैं। तो अगर हम अपनी आंखों की बात करें तो हमारी आंखों पर प्रकाश के परावर्तन की भी घटना होती है और प्रकाश के अपवर्तन की भी घटना होती है। अपवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो जान लीजिए कि देखिए, जब कोई प्रकाश की किरणें
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं। अब जान लीजिए कि जब ये माध्यम कैसा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी माध्यम में तो ऐसा है नहीं कि प्रकाश की किरणें एंटर कर जाएं, बिल्कुल नहीं। अगर हम लकड़ी की बात करें तो क्या लकड़ी के एक पार से दूसरे पार प्रकाश की किरणें जाएंगी? कभी नहीं जाएंगी। उनके लिए जो माध्यम लिया जाता है, जैसा तल लिया जाता है, वो तल हमेशा कैसा होना चाहिए? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी प्रकाश की किरणें क्या होंगी? एक पार से दूसरे पार जा सकेंगी। तो देखिए, अब हम अपनी आंखों की ही बात कर ले तो हमारी जो आंखें होती हैं, इन पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कुछ आंखों पर पड़ती हैं, तो कुछ किरणें हमारी आंखों के ऊपरी पार्ट से ही क्या हो जाती हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ किरणें हमारी आंखों के कार्निया के थ्रू हमारे आंखों के अंदर एंटर होती हैं। तो जो अंदर की ओर एंटर होती हैं उसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, और जो बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो हमारी आंखों पर ये दोनों ही घटनाएं होती हैं। तो जान लेते हैं अब प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का जो डिफिनीशन अगर दिया जाए तो वो कैसे दिया जाए, तो आइए जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो सुनिए, प्रकाश के परावर्तन में जो हम तल लेते हैं वो तल हमेशा चिकना होना चाहिए। किसी भी तल से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर हम कोई भी तल यूज कर ले, कोई भी तल ले लें तो और चाहें कि इस पे हम प्रकाश का परावर्तन कराएं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश का परावर्तन सिर्फ और सिर्फ किसी चिकने तल से ही होगा। तो मान लीजिए ये जो हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? एकदम चिकना है। अगर इस पर कोई प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो क्या होंगी? इस चिकने तल से कुछ किरणें रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं एक तल, ठीक है, इस तल को नाम देंगे परावर्तक तल, इस तल को नाम देंगे परावर्तक पृष्ठ। अब कोई किरणें, मान लीजिए इनके बीच हम एक अभिलंब को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है? इस पर तिरछी आपतित हो रही है। कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है? इस पर, इस तल पर तिरछी आपतित हो रही है। ये तल कैसा होना चाहिए? ये तल होना चाहिए चिकना, ठीक है। अगर चिकना ना भी हो तो आप किसी तल पर जब पॉलिश्ड कर दोगे तो वो तल कैसा बन जाएगा? चिकना। तो किसी पॉलिश्ड किए हुए सरफेस पर जब प्रकाश की किरणें इंसिडेंट होती हैं तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब इस तल से जब इसका परावर्तन होता है तो ये परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। फिर से जान लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी तल पर तिरछी आपतित होती हैं तो इस तल से परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो किरण आ रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। इंग्लिश में बोले तो इंसिडेंट रे, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, और इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में लाइन ड्रॉ की गई है ये होता है नॉर्मल, इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल, हिंदी में बोला जाता है अभिलंब। देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश तिरछी आपतित होती है इस चिकने तल से, चिकने तल पर, तो इस तल से इसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये लाइन, ये रे जो होती है ये उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो ये पूरी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए, जो आपतित किरण है तो ये क्या बनाएंगी? ये एक एंगल बनाएंगी पृष्ठ के साथ, जिसको हम क्या कहेंगे? आपतन कोण, जिसे हम इंसिडेंट एंगल भी कहेंगे इंग्लिश में। अब ये जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है किरणें, तो वो उनके और पृष्ठ के बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब हम इसके डिफिनीशन के बाद चले आते हैं इसके लॉ पर। तो जो प्रकाश की जो परावर्तन की घटना होती है इसके आधार पर दो नियम भी दिए गए हैं। इन नियमों को चलिए आइए जान लेते हैं। प्रकाश की परावर्तन की घटना के बाद अब हम बात करते हैं इसके ऊपर आधारित नियमों की। तो चलिए नियमों को जान लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहला नियम जो होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, फिर से सुनिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। फिर से इंग्लिश में सुन लीजिए कि इंसिडेंट रे और ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल लाइन, ये तीनों ही लाइन करते हैं सरफेस के एक ही पॉइंट पर। सेकेंड नियम की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल हैं ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट नियम हुआ क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तो ये तो बात रही किसकी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश के अपवर्तन की घटना की बात कर लेते हैं। देखिए, इस घटना के होने के लिए हमें जो तल लेना होगा वो तल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। तो लिया हमने ये ट्रांसपेरेंट पृष्ठ, ये सरफेस जो हमने लिया ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पर जब कोई प्रकाश, पहले हम एक अभिलंब को इस पर ड्रॉ कर लें। देखिए, इस सरफेस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, कोई प्रकाश क्या हो रही है, तिरछी इस पर आपतित हो रही है, ठीक है। तो जब यह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब अपने मार्ग से ये विचलित हो जाएगी। लीजिए, यहाँ पे इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या हो गई, घूम गई, अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो यही घटना इसकी क्या कहला जाएगी, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, ये हो गई इसकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मीन्स आपतित किरण, और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे मीन्स अपवर्तित किरण। तो इनके बीच एंगल जो बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण, और इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तन कोण, आई, और ये हुआ आर, ठीक है। तो ये हुआ आपतन कोण और ये हुआ अपवर्तन कोण, मीन्स इंसिडेंट एंगल, और ये हुआ रिफ्रैक्टेड एंगल। चलिए अब हम बात करते हैं इनके तीन केस की। ये जो घटनाएं हो रही हैं इनके भी तीन केस होते हैं, जान लेते हैं इन केसों को। मान लीजिए कि जो हमने मीडियम लिया है, फर्स्ट मीडियम ले लिया है रेयरर, मतलब विरल, विरल माध्यम, ठीक है। और जो दूसरा हमने मीडियम लिया है वो ले लिया हमने डेंसर, मीन्स सघन माध्यम। तो जान लेते हैं डेंसर और रेयरर के बारे में। तो देखिए, जो विरल माध्यम होता है वह माध्यम होता है जिसकी डेंसिटी क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो मीडियम कहलाता है रेयरर या फिर विरल, ठीक है। और जिसकी डेंसिटी अधिक होती है उसे हम कहते हैं सघन या फिर डेंसर। तो यहाँ पर सघन में आप ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, ग्लास, ये सारे आपके कौन से मीडियम कहलाएंगे, सघन, ठीक है। ये सारे आपके डेंसर मीडियम कहलाएंगे। चलिए अब इसकी घटनाओं की बात करते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पर क्या हो रही है, स्थल पर तिरछी आपतित हो रही है, तिरछी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो ये जब रेयरर से डेंसर में जाएगी, मीन्स विरल से जब सघन में प्रवेश करेगी तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर बेंड होगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, बेंड होगी।
इसको जाना चाहिए था एकदम सीधे, लेकिन ये सीधे न जाके क्या हुई, नॉर्मल लाइन की ओर बेंड हो गई, मतलब अभिलंब की ओर झुक गई। तो ये घटनाएं हुई पहली कि जब बात हो कि विरल से किसमें प्रवेश कर रही है, सघन में, तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। अब यही अगर अपोजिट हो जाए, मीन्स सघन से किसमें जाएगी, अब रेयरर में, सॉरी सघन से जाएगी विरल में। तो इस केस में क्या होगा कि प्रकाश की किरण जब किसी तल पर तिरछी आपतित होगी तो यह पहले माध्यम सघन से जब दूसरे माध्यम विरल में जाएगी तो इस अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, इस अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। जाने तो चाहिए थे इसे सीधे, लेकिन ये इस घटना में क्या हो रही है, अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है, अपने पाथ से क्या हो जा रही है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रही है। तो देखिए इसको जाना चाहिए था सीधे एकदम, लेकिन ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर हटी। ठीक है, तो ये हुई इसकी सेकेंड केस। ठीक है, दूसरी घटना, आई मीन इसके दूसरे केस हुए हैं। अब तीसरे केस की अगर बात करें तो मान लीजिए कि ये हमारा मीडियम जो लिया है हमने, ये सेम हो, मतलब मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड ये दोनों ही सेम हो। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब कह सकते हो कि जब प्रकाश की किरण समान माध्यम में प्रवेश करें या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करेंगी, यदि माध्यम समान हो तो उस केस में प्रकाश की किरण कैसे आएगी, एकदम सीधे आएगी, सीधे आएगी और एकदम सीधे निकल जाएगी। कब, जब माध्यम हमारा समान हो, मतलब यदि सघन से सघन में ही प्रवेश करेगी तो वो क्या होगी, सीधे जाएगी और सीधे ही निकल जाएगी। ये तो हुए इसके 3 केस। अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना, तो बता दिया हमने। अब बात करते हैं इसके नियमों की। तो इनके भी 2 नियम दिए गए हैं, इन नियमों को जान लेते हैं। तो देखिए देखिए फर्स्ट जो नियम है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपतित किरण सॉरी, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। फिर से जान लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन लाई करेंगे सरफेस के एक ही पॉइंट पर। नेक्स्ट हम सेकंड अगर नियम की बात करें तो कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या, ये जो एंगल है आई, इसको हम कहते हैं आपतन कोण, और जो आर है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। तो कहेंगे कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, या इंग्लिश में कहें तो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इंग्लिश में कहें तो साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ये दोनों का ही अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब एक कांस्टेंट होता है। अगर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए साइन आई बटे साइन आर, ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल
इज अ कांस्टेंट, मतलब कह सकते हैं कि इसका अनुपात एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इसका हुआ सेकंड नियम, और सेकंड नियम को ही कहा जाता है स्नेल लॉ। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि अपवर्तन की घटना बताइए तथा अपवर्तन के दूसरे नियम को बतलाइए, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि आप स्नेल के नियम को बतलाइए। तो स्नेल का नियम भी यही है जो अभी हमने आपको अपवर्तन के दूसरे नियम को बताया, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके आगे के क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिरर से संबंधित चीज़ें को बतलाएंगे, मिरर की डिफिनीशन देंगे, मिरर से संबंधित जितने इमेजेस बनते हैं इन सारी चीज़ों को आपको बतलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक बच्चा हमारा शिक्षित बन सके। चलिए तो आज के लिए इतना ही।